अदा नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ। और आज का मुद्दा हमारे कुछ इश्यूज़ हैं ग्राउंड पे, उन इश्यूज़ पे आज हम बात करेंगे। कई मामला थे। एक मामला आपकी नज़र में आ चुका होगा, कुपवारा का नौजवान मत्सिल कुपवारा से लगभग 30 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाका है। बर्फ़ इन दिनों वहाँ पे है। रस्तों का सरकार कहती है कि सभी रास्ते साफ़ हो चुके हैं, लेकिन मत्सिल के रास्ते साफ़ नहीं। और ये नौजवान चंडीगढ़ गया हुआ था, उसकी वहाँ मौत वाक़ा होती है, वापस उसको लाया जाता है और कुपवारा से उसको ऊपर कलारूस तक तो गाड़ी में लिया जाता है, लेकिन कलारूस से आगे उसको 30 किलोमीटर के लिए कांधे पे उसकी डेड बॉडी जो है वो उठा के ले जाती है। तस्वीर भी उसकी है और उसके साथ साथ सब कुछ भी। और आज कुपवारा से ताल्लुक़ रखने वाले PDP के बड़े लीडर एडवोकेट अब्दुल्ला खान ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल भी ज़ाहिर किया है। उस पर भी हम बात करेंगे आखिर क्या है। हमारा मुद्दा है, हमने परसों आपको तालीम के निज़ाम पर सवाल उठाया था, हमने प्रोग्राम भी किया था और उसमें बताया था कि हमारा जो तालीम का निज़ाम ये ढीला। अब ये हुक्मनामा देखिएगा, ये CEO शोपियन का हुक्मनामा है और इसमें आपका ये देखिएगा कि हमारे जो टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनको वापस रिलीव किया गया अपने डिपार्टमेंट्स में। ज़रा गौर से देखिएगा, सीरियल नंबर 1, 2 नहीं दिखेगा। ये CEO ऑफिस में थे, महकमे तालीम में ही काम कर रहे थे। ठीक है, ये RRT थे, ये एक जोन से इनको अटैच किया गया था दूसरे, लेकिन अटैचमेंट कहाँ होती है? इस सीरियल नंबर 7 और 8 देखिएगा। आकिब नसीब खान है, ये NIC DC ऑफिस शुपिया में है। शहबाज शमीम, ये वर्किंग तहसील ऑफिस, ये पटवारी का है। ये शहबाज शमीम है, HS जो है रिशनगरी में, हाई स्कूल रिशनगरी में इसकी पोस्टिंग है। इसकी सैलरी, इसकी तनख्वाह वहाँ से निकलती है और काम ये करता है तहसील ऑफिस में, वहाँ पटवारी बना हुआ है। हमारे महकमे तालीम का उस्ताद पटवारी बनाया गया है। ये हमारे तालीमी निज़ाम का हाल अहवाल। हमारे तालीमी निज़ाम में DC ऑफिस का क्लर्क बनाया गया है। हाँ ठीक है, मान लेते अगर उसको CEO ऑफिस में कंसर्न डिपार्टमेंट वहाँ बनाया गया होता, लेकिन हिरपुरा का, हाई स्कूल हिरपुरा से तनख्वाह निकालने वाला DC ऑफिस में NIC में काम कर रहा है, वहाँ पे काम कर रहा है। इनको रिलीव करने की बात कीजिए। हमने परसों प्रोग्राम किया था, हमने सरकार को बताया था कि ये क्या है और उसके बाद आप देख रहे हैं 13 तारीख का जो हुक्मनामा है बाज़ाब्ता तौर पे शोपियान ने निकाला है, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट हमारे जो तालीमी निज़ाम के वो खामोश हैं। अब ज़रा दूसरे सेक्टर पे आते हैं, हम पावर सेक्टर पे आते हैं। आपको आज ही का मालूम होगा, शोपियां का ये जो पुलवामा में है, बिजली की बिल्स को लेके हंगामा खड़ा हुआ और महकमे बिजली के एक मुलाजिम के साथ बिजली महकमे के लोग कहते हैं कि उनकी मार पिटाई की गई, कुछ लोग कहते हैं उनके साथ नाशाइस्ता सलूक किया गया, लेकिन बिजली का बिल जमा कराने के हवाले से। और ये बिजली के बिल की अगर आज आपकी खबर बताएं तो करीबन 14,000 करोड़ रुपए जो है बिजली का बिल आउटस्टैंडिंग है कुछ बड़ी कंपनीज़ के लिए। सरकारी दफातर तो एक सतर, लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी कंपनीज़ हैं, कुछ गैर रियासती कंपनीज़ हैं, कुछ यहाँ की कंपनीज़ हैं, उनको 14,000 करोड़ रुपए का बिजली का बिल है। हमारे पास 800 रुपये के मीटर में जैसे ही 800 रुपये हो जाते हैं और 800 आपने या 1000 आपका बिल है वो आपने जमा नहीं कराया तो वो स्मार्ट मीटर आपका बिजली काट देता है। हमसे बिजली वसूल की जाती है, एक आम शहरी से, आम नागरिक से, आम कस्टमर, बिजली का बिल वसूल ना किया तो बिजली का। लेकिन इन बड़ी कंपनियों के साथ कौन क्या करेगा? ये 2 सवाल हमारे आज के, और इसी में आज का हमारा मुद्दा भी। ज़रा सबसे पहले अगर एडवोकेट अब्दुल्ला खान की आबिद बाइट आपके पास है वो चला दीजिएगा, किस तरह से वो इल्ज़ाम लगाते हैं। उसके बाद मेरे साथ 2 मेहमान रहेंगे, फारूक डार साहब और उसके साथ साथ मलिक हमीद साहब। फारूक डार हमारे इकोनॉमी के साथ जुड़े रहते हैं, कश्मीर इकनॉमिक अलायंस जो है हमारा, उसके सरबराह भी है। मलिक हमीद साहब हैं। आबिद साहब, अगर आपके पास एडवोकेट अब्दुल्ला खान साहब का बाइट है वो चला दीजिएगा, ज़रा सुनाइए। जो अपनी B फार्मेसी सर्टिफिकेट लाने के लिए चंडीगढ़ गया था, बदकिस्मती से उसकी वहीं हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। जब उसकी मैयत को कुपवाड़ा में लाया गया तो उसे मच्छर ले जाना था अपने गांव में। चूंकि रोड बंद थी, मच्छर में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, इस वास्ते हुकूमत को चाहिए था कि उसके लिए चापर का इंतज़ाम करती, लेकिन बदकिस्मती का मुकाम यह है कि हुकूमत ने ऐसा नहीं किया और उनके वारिसीन को और मच्छर इलाका के लोगों को उसकी जो मैयत थी उसको तकरीबन 25 किलोमीटर के आसपास एक स्ट्रेचर पर लेना पड़ा, तब जाके वो अपने गांव पहुंचे और उसको दफन किया। अफसोस की बात यह है कि हुकूमत का ये चापर जो है, ये हेलीकॉप्टर जो है, किसके लिए इस्तेमाल होता है? अगर ये ऐसे वाक़ा के लिए इस्तेमाल नहीं होगा तो उससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। इस दौरान ये बात काबिल जिक्र है कि इस दौरान आर्मी और बीकन ने उनकी काफी हद तक मदद की, हालांकि वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। लिहाजा मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि वो एक्सप्लेन करे
ऐसे वाकयात में उनका क्या रोल बनता है? क्योंकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती है, जो कल तक एलजी गवर्नमेंट पर बड़े बड़े इल्जाम दागती थी, तो अपना जवाब दे दें, वो इस पर क्या कहना चाहिए? का एक नौजवान गौहर अहमद मीर जो अपनी बी फार्मेसी सर्टिफिकेट लाने के लिए चंडीगढ़ गया था, बदकिस्मती से उसकी वहीं हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। जब उसकी मैयत को कुफवाड़ा, ये है तस्वीर के एक रुख कुपवाड़ा का नौजवान, चंडीगढ़ में उसकी मौत वाक़ हुई है। 22-25 साल की उम्र का ये नौजवान मत्सिल कुपवाड़ा का, उसकी डेड बॉडी को चंडीगढ़ से कुपवाड़ा लाया जाता है। कुपवाड़ा के कलारूस तक उसको बाई ट्रांसपोर्ट दिया जाता है। वहाँ से आगे 25 से 30 किलोमीटर उससे कांधे पे उसकी डेड बॉडीज़ को 4 आदमी उसको कांधे पे लेके जाते हैं। 21वीं सदी में जब चांद पे हम पानी तलाश कर चुके हैं, किसी आखिरी पोल पे चांद के पहुंच गए, लेकिन कुपवाड़ा के इस नौजवान की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए जाते हुए सरकार का चौपर कहाँ था, सवाल पूछा जा रहा है। और अब ये दूसरा सवाल जो है बिजली का। लेकिन आपको अच्छी बात बताता चलूँ, गुलमर्ग में जो फैशन शो हुआ था उस वाले से बाज़ाब्ता तौर पे आज अदालत ने भी अहकाम जारी किए, शोकाज नोटिस वगैरह जो है वो जारी हो चुका है, वो तफसील से बताएंगे। लेकिन हम बिजली की बात करते हैं। मलिक हमीद मेरे साथ मौजूद हैं और फारूक डार साहब, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। फारूक डार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इकॉनमी के साथ जुड़े हुए हैं। आप इकॉनमी के साथ जुड़े हुए हैं और इकॉनमी में हमारा बिजली का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। 2 मुद्दे हैं। कुपवाड़ा का नौजवान जो है उसकी डेड बॉडी आती है, सरकार का चॉपर उसको नहीं मिलता है। आखिर ये चॉपर सरकार का किस लिए है? और ये बिजली का बिल, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनके पास करोड़ों रुपए के, आम आदमी को तो खरीदा जाता है। हमारा बिजली डिपार्टमेंट इस पर क्यों कार्रवाई नहीं करता? बड़े सालों से पैसे बकाया है। एक्चुअली आपने बात की सनम साहब, जो चॉपर के हवाले से आपने बात की, स्टेट के पास चॉपर है, अवेलेबल है चॉपर फैसिलिटी स्टेट के पास। जब एक कुपवाड़ा के नौजवान को वकार नहीं आएगा इस टाइम, फिर किसके लिए ये चॉपर है? ये वीआईपी के लिए चॉपर है, गरीब के लिए चॉपर नहीं है। मैं आपकी बात अभी सुन रहा था, कम से कम 25 किलोमीटर उनको बर्फ पे लेना पड़ा डेड बॉडी को स्टेट तक पर। मगर ये अफसोस का मुकाम है, 1947 नहीं है, ये 2025 है। इस वक्त 2025 में भी हमारे रोड क्लियर नहीं होते बर्फबारी के बाद। आप देखिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट कहाँ सोया पड़ा हुआ है, आप देखिए आरएनबी डिपार्टमेंट कहाँ सोया पड़ा हुआ है, आप देखिए जितनी भी एलोकेशन होती है बर्फ क्लियरेंस के हवाले से, मेरे ख्याल से 1 साल पहले ये एलोकेशन बैठ होती है हर एक रोड साइड से, जहां पर जितने भी हमारे एसेंशियल रोड्स होते हैं, जितने भी हमारे हिली रोड्स होते हैं, उसके लिए एलोकेशन पैसा अवेलेबल रहता है बर्फबारी क्लियर करने के हवाले से। मगर अभी भी मेरे ख्याल से मार्च में ये कलारूस का लोलाब का रोड बंद है, अफसोस कुन मुकाम है। मेरे ख्याल से अगर वहां पर फैसिलिटी नहीं थी गाइडेंस के हवाले से या स्नो क्लियरेंस के हवाले से, चॉपर अवेलेबल रहना चाहिए इस गरीब के लिए। इस गरीब के लिए मेरे ख्याल से अगर किसी जगह इससे कोई वीआईपी होगा, किसी वीआईपी की डेथ हो गई होगी कलारूस में या कुपवाड़ा में, मेरे ख्याल से उसके लिए चॉपर अवेलेबल रहता था। ये बदकिस्मती के बात है, ये शर्मनाक बात है। मेरे ख्याल से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसको चॉपर अवेलेबल रहना चाहिए, ताकि पाई तकमील उसकी डेड बॉडी पहुंचती थे अपने घर वालों तक, अपने लवाकिनों तक। मेरे ख्याल से अफसोस को मुकाम है। आपने बात की पावर के हवाले से, आप देखिए जिस टाइम भी हमारे सार्फिन को बिल आती है 2000 या 3000, उनकी लाइन डिस्कनेक्ट की जाती है, उनका पावर काट दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता है कोई बीमार मत है इस घर में, कोई ऑक्सीजन पेशेंट मत है इस घर में, उनकी लाइनें डिस्कनेक्ट की जाती है क्योंकि आपके पास 5000 आउटस्टैंडिंग है, 4000 आउटस्टैंडिंग है। आप देखिए हमारा सार्फिन पिछले 3 सालों से ईमानदारी से बिल कर रही है पावर के हवाले से, चाहे मीटर बिलिंग हो चाहे फ्लैट रेट हो, ईमानदारी से हमारा सार्फिन पैसा भर रहा है पावर डिपार्टमेंट के साइड से। आप देखें इतनी आउटस्टैंडिंग बड़ी बड़ी कंपनियों के पास है, सरकारी दफ्तरों के पास है, उसके बगैर भी जितने भी हमारे बड़े इंडस्ट्रीज एरिया है, जो चाहे वो बाहर की फर्में हो चाहे स्टेट की फर्में हो, वो अच्छा रसूख रखने वाले लोग हैं, उनको लाइन डिस्कनेक्ट नहीं की जाती है, उनको पावर नहीं काटा दिया जाता है। आप देखिए गरीब को पावर काटा दिया जाता है हर एक टाइम। मैंने परसों भी असेंबली में सुना है, मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की इसके हवाले से,
हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी स्टेट के हवाले से वो लॉस में चल रही है। हमारा आम सार्फिन पावर डिपार्टमेंट को लॉस नहीं कर रहा है, यहाँ के बड़े बड़े फैक्ट्री वाले पावर डिपार्टमेंट को लॉस कर रहे हैं, यहाँ के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पावर डिपार्टमेंट को लॉस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस पर क्लियरेंस आनी चाहिए असेंबली में। लॉस किन की साइड से होता है? लॉस हमारे जो छोटे सार्फिन है, जो हमारे गरीब है, जो हमारे दुकानदार है, जो हमारे उसके बगैर भी बेचारे छोटे कारखानदार हैं, उनके साइड से लॉस होता है या बड़े फैक्ट्री वालों के साइड से लॉस होता है? ये लॉस गवर्नमेंट के साइड से होता है। आप देखें करोड़ों, मेरे ख्याल से हजारों करोड़ मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग है गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों के पास और बड़ी फैक्ट्रियों के पास। इसकी क्लियरेंस आनी चाहिए असेंबली में। हमारे सार्फिन को बदनाम करने की जरूरत नहीं है इस टाइम। हमारा सार्फिन ईमानदारी से फीस भर रहा पिछले 3 सालों से, चाहे फ्लैट रेट हो बिलिंग के हवाले से, चाहे मीटर रेट हो बिलिंग के हवाले से। आप देखें हमारा सार्फिन 4,000, 5,000, 6,000 रुपए इस वक्त फीस भर रहा है बिलिंग के हवाले से। हमारा जो फ्लैट सार्फिन है कम से कम 2100 रुपया उसकी बिलिंग हो रही है पर मंथ, वो भी ईमानदारी से फीस भर रहा है। मेरे ख्याल से असेंबली में ये क्लियर करने की जरूरत है। अगर हमारा पावर डिपार्टमेंट लॉस में चल रहा है, उसको क्लियर करने की जरूरत है। आउटस्टैंडिंग कहां पर है? बड़े फैक्ट्री वालों के पास, उनको रिकवर करने की जरूरत है। ये नहीं आपके पास 4,000 बिल आएगी, 5,000 बिल आएगी, उसके बाद उसको लाइन डिस्कनेक्ट की जाएगी। मेरे ख्याल से इस हमारे सार्फिनों के साथ जाती है और उन लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है जिन लोगों के पास पावर डिपार्टमेंट का पैसा है। तभी मेरे ख्याल से दोबारा आपके पास आऊंगा, जो हमारा यहाँ पर उसमें सुधार हो जाए। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मलिक हमीद हैं, अक्सर सरकार की बड़ी तारीफें करते रहते हैं और सरकार का हर पॉजिटिव पॉइंट ये उभारने की कोशिश करते हैं। सरहदी जिला कुपवाड़ा से इनका ताल्लुक है। मलिक हमीद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं मत्सिल में, मेरे भी हैं, हो सकता है आपके भी हो। कुपवाड़ा साहब का ताल्लुक है, मत्सिल को हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले दिनों बर्फ पड़ी, सरकार ने दावा किया कि हमने सारी बर्फ सभी जगहों से हटा दी, कहीं कोई रोड बंद नहीं है। आज तो साफ हो गया कि वो दावा हवाई था, ज़मीन रोड बंद है ना। कांधों पे डेड बॉडीज़ को, ये हमारा जो डिपार्टमेंट है इसने सरकार को गलत फीड किया है। और दूसरी बात, ये चॉपर किस, ठीक है अगर रास्ता बंद ही हो गया था, बर्फ़ पड़ गई थी, फिर अचानक और ज़्यादा पड़ गई आपको मेरी नॉलेज के बगैर ही, लेकिन उसके बाद सरकार का चॉपर क्यों नहीं मिला उन लोगों को? क्या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया कुपवाड़ा की ये सब नहीं देख रही थी? सनम जी, पहले ये बता दो कि ये दिलदोज सानिया है, अफसोसनाक सानिया है, क्योंकि आज के दौर में आप ऐसे लाश को ले जाओगे, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप सरकार की बात पूछ रहे हो, पहले मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूं। जिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता था कि एक लाश आई है तो इसको ले जाने की जरूरत है, क्या उन्होंने आगाह किया था गवर्नमेंट, चाहे वो एमएलए हो, मिनिस्टर हो या सीएम हो, आगाह किया था कि हमें मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्होंने किया वो मुझे लगता है कि फेल हो गए हैं। तो जो हमारी डीसी साहिबा है तो वो फेल हो चुकी है, क्योंकि उसको पता था कि लाश आई है, लाश चंडीगढ़ से आई है, चंडीगढ़ से इसको मुझसे ले जाना है, तो उसको इंतजामिया को बिल्कुल इंतजाम करना चाहिए थे, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की इंतजामिया को, जो डीसी साहिबा ने नहीं किया। तो एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए ताकि पता चले कि ये किसकी गलती है और किसने ये गलती की है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पता थी, अचानक मौत नहीं हुई थी, सबको पता था ऐसा हुआ है। तो इंक्वायरी जरूरी बैठनी चाहिए थी। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सीएम साहब से कि एक इंतजामिया के खिलाफ एक इंक्वायरी बिठाए ताकि पता चले कि ऐसी बातें क्यों होती हैं। सिर्फ इस सुकून में जो भी अफसोसनाक वाकया होते हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ होती है उस वक्त? क्या ये है कि ये गवर्नमेंट काम न करे? क्या ये चाहती है कि सीएम अनस्टेबल रहे? तो मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी गलती है, उनसे पूछना चाहिए और एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए। और दूसरी बात रही पावर की, वो अच्छा एक मुद्दा है। मैं पहले इसी पे भी कहा कि इंतजामिया और बीजेपी मलिक हमीद पावर पे हम बाद में, पहले ये बताइएगा, सरकार ने परसों खुद दावा किया ना कि सभी सड़कों से बर्फ हटाई गई है, तो फिर ये बर्फ जो जहां पे डेड बॉडीज को पैदल कांधे पे उठा के, इसका मतलब है बर्फ नहीं हटाई गई है, वहां ट्रांसपोर्ट नहीं चल सका था। और मत्सिल को हम जानते हैं उनका एक ही रोड है, 50 रोड है नहीं, जट गली से उनका रास्ता जाता है। तो ये वो कहेंगे सनम जी उठाता कौन है? इंफॉर्मेशन कौन देता है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देती है, तो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, आरएनबी वाले देते हैं।
तो जेई देते हैं, तो इनको उनकी गलत इंफॉर्मेशन है, उन्होंने नहीं हटाई होगी, उन्होंने वक्त पर काम नहीं किया होगा। तो पूछना तो उनसे ही है ना, इनका और एक बैठनी चाहिए और ऐसे लोगों को मुझे लगता है डिसमिस सर्विस करना चाहिए, ताकि बाकियों को पता चले कि गलत इंफॉर्मेशन देने से क्या होता है। और जब ऐसा दिलदोज हादसा होता है, तो जब कांधों पर लोग लाश को उठाते हैं, इस सदी में उठाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने ये गलती की है, जिन्होंने रोड पर बर्फ नहीं उठाई थी या इंतजाम चौपर का नहीं किया था। ये बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, ये सीएम का काम नहीं है, ये डीसी साहिबा का काम है। डीसी साहिबा के खिलाफ मुझे लगता है आज ही इंक्वायरी बैठनी चाहिए और देखना चाहिए कौन गलत है, क्यों इंफॉर्मेशन गलत दी, क्यों रोड से बर्फ क्लियर नहीं हुई थी, क्यों जेई ने गलत इंफॉर्मेशन दी थी आरएनबी के या एक्सन ने, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा मुद्दा रहा बिजली का, तो हमने पहले भी कहा है कि बीजेपी ने 2014 और पीडीपी ने 2014 से जो बड़े बड़े गड्ढे खोदे हैं, जो उन्होंने गड्ढे डाले हैं, उन गड्ढों को भरने में अभी 6 महीने हो गए, भरेंगे इंशाल्लाह। मैं पहले भी कह चुका हूं कि उन्होंने जो गड्ढे खोदे हैं उनको भरने में मुझे लगता है ये 4 साल 5 साल लगेंगे, फिर नया दौर स्टार्ट होगा। क्योंकि इन्होंने जो तबाही की है, ये पेंडिंग आज का पैसा नहीं है, ये 500 या 1000 पेंडिंग नहीं है कि आप कहेंगे कि 6 महीनों में इतना बकाया है, क्योंकि ये 6 महीनों से पहले ये 5 साल 10 साल का बकाया होगा। ये 10 साल के पैसे इन्होंने बकाया रखे हैं, इन्होंने अपना चलाया, इन्होंने रिश्तेदारियां निभाई है, इन्होंने दोस्ताना निभाया है, तो इसीलिए ये पेंडिंग पैसा इतना रहा, इसीलिए सार्फिन तंग होते हैं और बड़े जो रिश्तेदार इनके, दोस्त इनके, अहबाब इनके, उनको तंग न करके उनको बिल्कुल पावर सप्लाई 24 घंटे दी जाती है और आम शहरी पिस जाता है। तो ये भी देखा जाएगा, क्योंकि गड्ढे बहुत खोदते हैं इस बीजेपी ने और पीडीपी सरकार ने, तो इन गड्ढों को भरने में टाइम तो लगेगा सनम जी। मलिक हमीद, आप पीडीपी बीजेपी को बीच में ले आए। मेरे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि मलिक हमीद से पूछिएगा, 20 साल से ये बकाया है और 20 साल पहले 10 साल पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सरकार थी, उन्होंने भी ये सब, वो भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। ठीक है, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करते हैं, मेरे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि ये 20 साल का है, ये आज ही का नहीं है, तो इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बराबर। लेकिन सवाल है यही है कि सरकार जो दावा करती है ना फारूक साहब, सरकार की दावा करती है कि हमारा जी लॉस हो रहा है वगैरह हो रहा है, लॉस तो होगा ही ना अगर इसे रिकवर नहीं किया जाएगा। और ये है कि ठीक है, हम सरकारी दफातर को, हम पुलिस को, हम फौज को या दूसरे इदारे उनको एक तरफ रखें, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज है, जिस तरह इसमें सबसे बड़ी कंपनी जो है डिफॉल्टर जो है वो बाबा जंगी है। बाबा जंगी एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसको डिफॉल्टर है, वो 63 करोड़ रुपए उसके पास हैं। इसके साथ साथ कुछ ये सूर्या फार्मास्यूटिकल्स हैं, इसके साथ साथ ये जो है जालील गुंट, ये जो तलराजू, ये कंपनी है प्राइवेट, और ये प्राइवेट कंपनीज है, लिमिटेड कंपनीज हैं। इन कंपनी से वसूल करना चाहिए, सरकार इन प्राइवेट कंपनी से क्यों नहीं, उनके एसेट्स क्यों नहीं कवर करती है? एक्चुअली मैं सनम जी एक चीज अर्ज करूंगा, अगर 3 साल 4 साल पहले क्लेम करती थी स्टेट गवर्नमेंट हमारा पावर में लॉस चल रहा था, हम सेटिस्फाई होते थे उसके बाद से, क्योंकि पावर में लॉस चल रहा है, क्योंकि रिकवरी उतनी नहीं हो रही थी जितनी एक्सपेक्टेशन थी। पावर डिपार्टमेंट को कितनी रिकवरी होनी चाहिए, ये टारगेट हमारा अचीव होना चाहिए। मगर पिछले 3 सालों से, इससे पहले भी मैंने बात की, मैंने कहा हमारा सार्फिन इस वक्त ईमानदारी से फीस भर रहा है पिछले 3 सालों से। अगर हमारे गरीब को, किसी को 4000 बिल पेंडिंग रहती है, उसकी लाइन डिस्कनेक्ट की जाती है। आप देखिए कंपनियों का आपने नाम लिया, बड़ी बड़ी कंपनियां स्टेट के हवाले से, जम्मू के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, अगर इनके पास 40-40 करोड़ है, 20-20 करोड़ है, 10-10 करोड़ है, इनको लाइन क्यों डिस्कनेक्ट नहीं हो जाती? उसके साथ साथ इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और एक इनके हवाले से फीस रिकवर करने की जरूरत है। यह गवर्नमेंट एक्सचेकर का पैसा है, ये एक्सचेकर लॉस है, ये एक्सचेकर सेव नहीं है पावर डिपार्टमेंट के हवाले से, ये पावर डिपार्टमेंट का एक्सचेकर लॉस है। इन फर्मों ने एक्सचेकर को लॉस किया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिसका आपने नाम लिया सनम जी, उनको रिकवर करने की जरूरत है, उसके साथ साथ उनको जुर्माना करने की जरूरत है। आप देखिए हमारे छोटे सार्फिन को सरकार बदनाम कर दी है, यह पावर चोर है, इसके पास बिलिंग आउटस्टैंडिंग है, इसने बिल क्लियर नहीं किया, वो इलाके में बेचारा वो गरीब बदनाम होता है। हमारा दुकानदार मार्केट में बदनाम होता है जब उसकी लाइन डिस्कनेक्ट की जाती है। हमारे छोटे दुकानदार को, हमारे छोटे फैक्ट्री वालों को, अगर ये बड़े फैक्ट्री वाले हैं, इनके पास आउटस्टैंडिंग है पावर डिपार्टमेंट की, इनको रिकवर करने की जरूरत है। हाँ, आपने हमारे साहब ने भी बात की है, 20 साल का मसला है, 20 साल का मसला है, उसमें कोई शक नहीं है, मगर जिसके पास इस वक्त स्टेट है, जिसके पास स्टेट की बागडोर है, ये उसके ऊपर जिम्मेदारी इस वक्त आई होती है पैसा रिकवर करने के हवाले से।
जितने भी हमारे चीफ इंजीनियर साहिबान है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के साइड से, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहिबान है इसके हवाले से उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि कोई लॉजिक नहीं चलेगा, फारूक साहब कोई वक्त एक्सक्यूज जो है नहीं चलेगा। जिसके लेना चाहूंगा मलिक अमीन नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉलोअर सपोर्टर हैं, ताकि हमारा जो गवर्नमेंट एक्सचेकर है वो सेव हो जाएगा, वरना हमारा एक्सचेकर लॉस होगा। आप देखिए इसका जो खमियाजा भुगतना पड़ता है इस वक्त पावर डिपार्टमेंट के हवाले से, वो गरीब सार्फिन को भुगतना पड़ता है। आप देखिए किसी टाइम शहरी में भी पावर कट लगता है, इफ्तारी में पावर कट लगता है, आप देखिए तरावी पढ़ने के टाइम में पावर कट लगता है। ये श्रीनगर शहर का हाल है पावर के हवाले से। आप गाँव देहातों में जाए वहां पर हाल क्या होगी पावर के हवाले से। अगर हमारा ईमानदारी से फीस भर रहा है पावर डिपार्टमेंट को सरकार को चाहे ईमानदारी से वहां से हमें पावर मिलना चाहिए, यही हमारी अपील। बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं, लेकिन सरकार ने एमनेस्टी भी, मलिक अमीन सरकार ने एमनेस्टी स्कीम भी निकाली थी। और एक चीज़ मानना पड़ेगा, देखिए एतराफ़ भी करना चाहिए कि सरकार जो है पॉलिटिकल गवर्नमेंट के आने के बाद किसी हद तक पावर सिनेरियो आपका श्रीनगर में, मैं श्रीनगर में रहता हूँ, मुझे श्रीनगर में पावर सिनेरियो बेहतर लगता है एज़ कम्पेयर टू पिछली गवर्नमेंट के या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के। आज हमारे यहाँ बिजली कट्स अगर दिन में लगती हूँ, रात को मैं जब घर पहुँचता हूँ वहाँ बिजली कट्स नहीं होते हैं, तो ये एक मानना पड़ेगा। लेकिन ये जो पैसा बकाया है ये वापस लेना, ये रिकवर करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी है, उमर साहब की जिम्मेदारी है, मेरी तो नहीं है ना। तो ये जिम्मेदारी सरकार तक की पूरी, वो सिर्फ बयान देते हैं हाँ जी इतना बकाया है, लेकिन कंक्रीट क्यों नहीं आ रहा उनकी तरफ से कि हम भाई कैसे रिकॉर्ड करेंगे। एक्चुअली मैं एक चीज अर्ज करूंगा, मेरे पैसा गरीब के पास होता था, छोटे सार्फिन के पास होता था। कहते थे, मोदी जी कहते थे कि हम गरीब की रखवाली करेंगे, अमीर को उतना हिस्सेदारी नहीं बनाएंगे, बराबर का इंसाफ होगा। वो इंसाफ गया कहाँ? ये 10 साल से डायरेक्टली हुकूमत हो रही थी, गरीब पिस रहा था, गरीबों से बिल ली जाती थी, गरीबों से डबल पैसे वसूल किए जाते थे, और इन रिश्तेदारों जो उनके दोस्त है, जो इनके अहबाब है, उनको छोड़ा जाता था, करोड़ों रुपए बकाया है। तो ये क्यों हुआ? इस सरकार का आप मान लीजिए, फिर भी लिस्ट तो निकली ना, ये लिस्ट हमें पता ही नहीं थी कि इतना बकाया रखा है, तो लिस्ट तो आगे आ गई। और दूसरी बात जो आपने खुद माना कि पावर शेड्यूल ठीक हो गया है, पूरे की बात कर रहे हो, मैं अपने गांव की बात करूंगा, वहां भी पावर अब ठीक हो रही है, तो इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक होगा। मगर मैं फिर बताना चाहता हूं कि जो गड्ढे खोदे गए, जो इनने गलतियां की, जो इनने लोगों के साथ जुल्म किया तरीके से, उस जुल्म को खत्म करने में और उन चीजों को ठीक करने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, क्योंकि अभी टाइम कम हुआ है। तो हम मुबारकबाद देना चाहते हैं सीएम उमर अब्दुल्ला साहब को, जो अच्छी कार्रवाइयां कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, इंशाल्लाह सबको फायदा मिलेगा और गरीब फिर पिसेगा नहीं, जो बीजेपी कहती है, क्योंकि वो जुमलाबाज तंजीम है, जिन्होंने हर वक्त कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर उनके जुमले नहीं निकले। हम जुमला नहीं कहेंगे, हम करेंगे इंशाल्लाह। पॉलिटिशियंस की एक आदत है, वो घुमा फिरा के बात करते हैं, आप भी इधर उधर से घुमा के वैसा करेंगे, प्रैक्टिकली सीधी सी बात होनी चाहिए। चलिए आप घुमा फिरा के, आपको भी सभी के क्वार्टर्स पे नजर रखनी है। फारूक साहब लास्ट कमेंट आपका, उम्मीद है कि ये सब कुछ सरकार रिकवर करेगी? हमें एक्सपेक्टेशन है सरकार को रिकवर करने की जरूरत है, खाली कागजी घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है, सरकार को ये रिकवर करने की जरूरत है। तभी ये एक्सचेकर में पैसा हो जाएगा, तभी ये पावर में बेहतरी आएगी जम्मू कश्मीर के हवाले से, खासकर कश्मीर के हवाले से। सरकार इससे पीछे नहीं भाग सकती है सनम जी, क्योंकि सरकार को रिकवर करने की जरूरत है, ग्राउंड पे आने की जरूरत है। एक कागजी घोड़े दौड़ाने से मसला हल नहीं हो जाएगा, इसके लिए ग्राउंड पे आने की जरूरत है। सरकार की जिम्मेदारी है, पैसा वापस जाएगा उन्हीं बड़े आदमियों के पास, जिनके पास बड़ी फैक्ट्री है, उन्हीं के पास से पैसा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दा में आपने अपना व्यू पॉइंट रखा, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। लेकिन अपने नाजरीन को एक और बात बताना चाहूँगा, मैंने तालीम पे पहले ही आपको एक ऑर्डर भी दिखाया था, तालीम के मामले पे हम कोई समझौता ना करें बेहतर है। बिजली 4 घंटा नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, गुजारा कर लेंगे, लेकिन अगर हमारा एक बच्चा जो है वो अनपढ़ रहा, वो तालीम से दूर रहा, तो हमारे बच्चे की नहीं बल्कि कौम का मुस्तकबिल जो है ख़तरे में पड़ सकता है। तो तालीम के मामले पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। शोपियां के CEO ने सरकार के हुक्मनामे को इम्प्लीमेंट किया है, उसमें बाज़ाब्ता तौर पे आप कुछ जो लोग थे उनको वापस डिपार्टमेंट बुलाया गया है, टीचर्स को, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट अभी क्यों खामोश हैं? बारामूला वाइज साइलेंट, वाइज बांडीपुरा साइलेंट, वाइज कुपवारा साइलेंट, क्यों वो सरकार का हुक्मनामा नहीं मानते हैं? और यही मामला जो है बडगाम से लेकर श्रीनगर तक
मैं चाहता हूं, गुजारिश करूंगा डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन को इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें। और आज के ऑर्डर में आपने देख लिया, हमने 2 लोगों का बाज़ाब्ता तौर पे आपको नाम लेके बताया, जिनमें पहला नाम है शहनाज शबनम, ऋषिनगरी स्कूल से तनख्वाह लेता है, वहाँ पे उसकी पोस्टिंग है, लेकिन पटवारी के तौर पे तहसील ऑफिस शुपियन में वो काम करता है। तो अलमिया देखिए, इस कौम का बेड़ा गर्क नहीं होगा, इस कौम का और क्या होगा। और उसके साथ साथ आपने दूसरा भी नाम, आपको हमने आकिब का नाम आपको बताया, हाई स्कूल हिरपोरा से तनख्वाह निकलती है, वहाँ वो पोस्टेड है, उसको बच्चों को वहाँ पढ़ाना है, लेकिन वो शुपिया के DC ऑफिस में मुहर्रिर बना है, तहसीलदार बना है, जमादार बना है, क्या बना है, पढ़ाना बच्चों को है, लेकिन क्लर्की यहाँ करता है। और ये अलमिया इस कौम का, और इससे बदतर क्या हो सकता है। कार नजार बदस्ते गिलकार, यही कहानी है। और इस कहानी पे हम खामोश नहीं रहेंगे। बिजली आई जाती है, जाती है, उस पर मामलात को कहीं न कहीं हम सब्र कर सकते हैं, लेकिन तालीम पे हम सब्र नहीं करेंगे। मुद्दा इतना ही। मेरे दोस्त साथी रूफ और उसके साथ साथ सईद रूफ फारूकी और उसके साथ साथ रियाज अहमद तैयार खड़ा बैठे। अब देखता हूँ किसकी बारी है, वो आएंगे आपके सामने। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।